हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स, जो भी छात्र मोबाइल लेकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्लास स्टार्ट होगा, तो है ना, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, है ना। बोर्ड पर मैंने स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया है अकबर। क्या लिखा है आज मैंने? अकबर। हाँ, आज हम लोग जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में जानेंगे, है ना। मुगल वंश के तीसरे शासक के बारे में, उस शासक के बारे में आज हम लोगों को बबुआ जानना है, जो ना कि इस वंश का तीसरा शासक था और मुगल वंश का सबसे प्रमुख। हाँ, सिर्फ मुगल वंश का नहीं, संपूर्ण भारत का मेडाइवल हिस्ट्री का इसको सबसे मेन शासक माना जाता है। इनकी योग्यताओं के कारण हम इनको भारत का राष्ट्र सम्राट कहकर क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। आज हमें मुगल वंश के उसी शासक के बारे में क्या करना है? जानना। हाँ, इनसे संबंधित बहुत सारे विवाद भी हैं, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। हमें उन सभी तथ्यों का अध्ययन नहीं करना है। हमें जानना है कि किस प्रकार अकबर ने अपने कार्यों से दिल्ली पर लंबे समय तक शासन किया। मुगल वंश में सबसे अधिक शासन वर्षों तक शासन करने का जो रिकॉर्ड है ना, वो अकबर के नाम दर्ज है। और इनके शासन काल में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिसके कारण हम इनको भारत का नेशनल किंग कहते हैं। तो इन सब के बारे में वो जानेंगे एक एक करके। हाँ बबूनी, इन सब के बारे में हमें एक एक करके जानना है, ठीक। तो लेट्स गो, चले स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक, बोलो बबुआ लोग, क्या है आज का टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है अकबर। कौन? अकबर। तो अकबर का जन्म कब हुआ, कोई बताओगे? कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहां हुआ? अमरकोट में। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, साथ साथ लिखते भी जाना है, आप लोग नोट करते भी जाइएगा, है ना। कब हुआ अकबर का जन्म? 15 अक्टूबर 1542 को। कहां हुआ था? अमरकोट में। कहां पर? अमरकोट में, राजा वीर साल के यहां। किसके यहां हुआ? राजा वीर साल के यहां। अब एक सवाल बनता है कि भाई अकबर का जन्म दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, राजा वीर साल के यहां अमरकोट में ही क्यों हुआ? कहां हुआ था? अमर कोट में। किसके यहां? राजा वीर साल। एक सवाल अभी मैंने आप लोगों से पूछा था, बबुआ तुम लोग बताओ कहां हुआ था, इसका आखिर क्यों हुआ राजा वीर साल के यहां अकबर का जन्म?
क्यों? क्योंकि हुमायूं उस समय निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। शेरशाह सूरी के द्वारा कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं कैसा जीवन व्यतीत कर रहा था? निर्वासित, है ना। वो पहले अपने भाइयों के पास गया था, जब उसके भाइयों ने अपने यहां उसे शरण नहीं दिया, उसकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की, तब अकबर कहां चला गया? राजा वीर साल के यहां चला गया था, जहां मार्ग में उसका विवाह किससे हुआ? मीर अली अकबर, हिंदाल के गुरु। हिंदाल के गुरु का क्या नाम था? मीर अली अकबर, है ना। ये भी आपको याद रखना, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हिंदाल के गुरु का नाम, हिंदाल के गुरु का नाम क्या था? मीर अली अकबर। क्या प्रॉब्लम हो गया? तो हिंदाल के गुरु का क्या नाम था? मीर अली अकबर। इसी की पुत्री, है ना, मीर अली अकबर की पुत्री, मैं लिख देता हूं पूरा, मीर अली अकबर, अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में किसका विवाह हुआ? हुमायूं का विवाह हुआ। हुमायूं का विवाह हुआ। और इसी हमीदा बानो बेगम से, इसी हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। तू बता बाबू, खड़ा हो जाओ, आप बताओ कि अकबर के पिताजी का नाम, पूरा नाम, कौन नाम था अकबर के पिताजी का? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बहुत अच्छा है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हाँ, अभी ना बताता तो फट्टा लगाते अभी, है ना। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, अभी स्टार्ट है बहू। अभी आप समझिए कि आपने नदी के जो है मुहाने बिल्कुल कछार पे कदम रखा, अभी अंदर जाना है। जब अंदर जाओगे तभी तो दिक्कतें आएंगी। बाहर से नदी को देख देख के मुस्कुराने से कोई दिक्कत आएगा? ना आएगा। हाँ चलिए, तो आगे जानते हैं। कहां जानते हैं? आगे। अब देखिए क्या हुआ। अब आप जान रहे हो कि जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं कैसा जीवन व्यतीत कर रहा था? निर्वासित। तो अब हुमायूं चाहता था कि उसे दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त, क्या हो? उसे दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त हो, किंतु उसे प्रारंभ में जो राजा वीर साल से मतलब सहायता मिलने की उम्मीद थी, अब वह भी खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अकबर के जन्म के पश्चात राजा वीर साल से किसी तथ्य को लेकर उसका मतभेद हो गया। अब मतभेद हो गया तो हुमायूं को लगा कि भाई यहां मेरे लिए रुकना किसी भी दृष्टिकोण से क्या है? उचित नहीं है। उसने वहां से जाने का विचार किया। अब वहां से वो निकला किसके लिए? तो ईरान के लिए। किसके लिए? ईरान। अब आप जान रहे हो कि उस समय अकबर क्या था? बहुत छोटा था। अकबर क्या था? तो बहुत छोटा था, शेषवा अवस्था में था।
तो हुमायूं को लगा कि इस छोटे से बालक को इतनी दूरी या दूर लेकर जाना ये अच्छी बात नहीं है भाई, इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, ये साथ ही मुझे तो युद्ध लड़ना है, तो मैं इसको अगर ऐसे लेकर घूमता रहूं तो फिर कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी। इसलिए उसने क्या किया, अपनी दो धायों, एक का नाम था महामनगा और दूसरे का नाम था जीजीअनगा, जिसमें से महामनगा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अपनी दो धायों को उसने क्या किया, महामनगा, इसको क्या किया, महामनगा के पास अकबर को रख दिया। महामनगा, हालांकि जीजीअनगा भी थी लेकिन उसके जीवन का कोई खास प्रभाव अकबर के जीवन पर नहीं था। महामनगा के पास किसको रख दिया, अकबर को, शिशु अकबर, अकबर को क्या किया गया, रख दिया गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये बताइए तो कौन काहे आखिर क्या जरूरत था महामनगा के पास रखने की, कोनो दूसरका के पास रख सकता था हुमायूं, चचा हिंदाल के पास रख सकता था, अस्करी के पास रख सकता था, लेकिन कमरनवा के पास तो रखबे नहीं करेगा, काहे, वो बकलवा तो चौपट था। महामनगा के पास जो है अकबर को रखने का सबसे मूल कारण था कि महामनगा का एक पुत्र था जो अकबर का हम उम्र था, यानी अकबर के ही बराबर उसकी उम्र थी, अकबर के आसपास ही उसका जन्म हुआ। हाँ, अब हम लोग समझ गए। हाँ, वो आराम से वो क्या कर सकती थी, उसका लालन पालन अपने पुत्र के साथ कर सकती थी। लेकिन देखिए यहां प्रॉब्लम क्या आया, अब इस बात की जानकारी जो है हिंदाल को मिली, किसको, हिंदाल को, कि भाई मेरा भतीजा जो है किसके पास है, तो महामनगा नामक एक दासी के पास है। किसके पास है, एक दासी के पास है। तो हिंदाल पहुंचा, क्योंकि हिंदाल कुछ भी कहिए, आप ये चीज देख रहे होंगे जब आप पूरा पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हुमायूं का एक मात्र भाई था जिसने समय समय पर उसका साथ दिया, और वह था हिंदाल। तो जब इस बात की जानकारी हिंदाल को चली कि उसका जो है एक भतीजा किसके पास है, हमारे एक भाई के पास है, दासी के पास है, तो वो तत्काल उसके पास गया और उसने क्या किया, हिंदाल ने अकबर को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, अकबर को ले लिया, अकबर को महामनगा से ले लिया। किससे ले लिया, वो महामनगा से ले लिया। महामनगा से ले लिया। अब देखिए, अब जो है इस बात की जानकारी अस्करी को मिली। किसको मिली, अस्करी को। अस्करी चाहता था कि वह अपने भाई के पुत्र की अच्छी तरह से देखभाल करे। क्या करे, अच्छी तरह से देखभाल करे। उधर कामरान को भी पता चल गया था कि अकबर जो है, हुमायूं का पुत्र अकबर किसके पास है, हिंदाल के पास। तो उसने अस्करी को यह फरमान दिया। आप लोग जानते हैं कि कंधार जो है पर अस्करी जो है शासन कर रहा था, किसके नियंत्रण में, तो कामरान के नियंत्रण में। कामरान के इच्छा के कारण अस्करी कंधार पर शासन कर रहा था। तो कामरान ने उसको फरमान दिया कि भाई जाओ हिंदाल से उसको छीन के लाओ और तुम उसको अपने पास रखो, जब जरूरत होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसका क्या करना है। बोला ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। तो हिंदाल से जो है अकबर को किसने प्राप्त किया, हिंदाल से अकबर को कहां किसने प्राप्त किया, अस्करी ने। अस्करी ने प्राप्त किया। और क्या किया उसने,
बाबू मेरे बताओ बबुआ लोग क्या किया, तो उसने अपनी अपनी पत्नी, अपनी बेगम सुल्ताना बेगम को ले जाके दे दिया। बोला लीजिए ये आपका भतीजा है और आप इसका अच्छे से लालन पालन कीजिए। बड़ी शिद्दत से सुल्ताना बेगम ने क्या किया, उसका पालन पोषण किया। उसके पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। किसने? अस्करी की पत्नी सुल्ताना बेगम ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। प्राप्त किया और उसे लाकर किसे सौंप दिया, और उसे लाकर अपनी बेगम सुल्ताना को दे दिया। किसको दे दिया? सुल्ताना को। अब यहां से अकबर किसके पास रहेगा? सुल्ताना बेगम के पास। चलिए अब देखिए, उधर हुमायूं कहां था? ईरान में। राजा बीर साल के यहां से निकलकर वो कहां गया? ईरान गया। वहां से वह 17,000 सैनिक प्राप्त कर लौटा। उसने कांधार पर आक्रमण किया, कांधार को जीता। अब उसका अगला टारगेट कौन था? काबुल। क्योंकि काबुल के शासक कामरान, जो उसका भाई भी था, उसके हर एक कार्य में क्या कर रहा था? विरोध उत्पन्न कर रहा था। इसलिए सर्वप्रथम कामरान को कूटना जरूरी था, तभी जो है हुमायूं क्या कर सकता था? दिल्ली पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित कर सकता था। तो उसने कामरान पर आक्रमण किया, कामरान पराजित हुआ और भाग गया। क्या हुआ? पराजित हुआ और भाग गया। वो कहां पहुंचा? अस्करी के पास। उसने अस्करी से अकबर को लिया और वो सीधे काबुल पहुंच गया सेना सहित। और उसने क्या किया? दोबारा काबुल पर आक्रमण कर दिया। इस बार उसने क्या किया? जैसे इस बार उसने काबुल की दीवार पर अकबर को टांग दिया। कहां पे? काबुल की दीवार पे अकबर को क्या किया? वो टांग दिया। जैसे ही हुमायूं के सैनिक तोपों से काबुल मतलब जो है उस पर आक्रमण करने वाले थे, तभी महामनगा की नजर अकबर पर गई और उसने बालक अकबर को क्या कर लिया? पहचान लिया। और उसकी तत्काल सूचना उसने किसको दी? हुमायूं को दी। और हुमायूं ने तुरंत जो है बगैर देर किए तोपों की दिशा बदल दी, जिसके कारण अकबर क्या हो गया? बच गया। बताओ भाई इतना 5 साल के उम्र में ये 1546 की बात है। 5 साल के उम्र का ही बच्चा कितना कुछ झेला था, देख रहे हो? इतना ही घाट घाट का पानी पियल है। सोच तो, जो ना घाट घाट के पानी पी के आएगा उनकी बुद्धि कितना होगा। अभी चलिए, अभी ये तो शुरुआत है, अभी ये टेलर है बाबू, आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? 1546 में कामरान ने कहां के दीवार पर टांग दिया था? काबुल की दीवार पर। काबुल की दीवार पर अकबर को लटका दिया था। अब देखिए, हुमायूं ने तो अकबर के प्राण बचा लिए, कामरान जो है पराजित हुआ, और उसके बाद उसका जो कर्म वरम होना है वो तो हुआ ही। लेकिन इसके बाद देखिए क्या हुआ। अब अकबर आ गया किसके पास? अपने मम्मी और पापा के पास, है ना। अपने परिवार के सदस्यों के पास वह आ गया था। अब हुमायूं ने क्या किया? उसका यहीं पे खतना संस्कार करवाया।
और उसका नामांकन किया। क्या किया? वो नामांकन किया। यहीं पे क्या हुआ? उसका खतना संस्कार हुआ और फिर उसका नामांकन किया गया। कौन सी नाम रखा गया? हाँ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1246 में बाबू मेरे और बबुनी लोग, तू लोग भी ध्यान से सुनना, कोना बात तू लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। लड़की लोग अजीब होती है, एक बात को 6 बार बोल दीजिए आप न सुनेगी। आप घर में टीवी चल रहा है या बतिया रही है, आप चिल्लाते रहिए, सुनते हैं जी, सुनते हैं। वो आज हम एक जगह गए थे, बताते हैं, होना काम था तो गए, तो बाहर का मतलब कहीं जाओगे तो दरवाजा वो बैल उल बजाओगे। मैंने बैल बजाया तो देखे कि दरवाजा खुला हुआ है। बहुत देर तक मैंने बेल बजाया लेकिन कोई बाहर, अंदर से बाहर नहीं आया। मुझे लगा चलो भाई देखते, मेन दरवाजा था। गए अंदर तो देखे महिलाएं जो थी ना उस घर की, वो मोबाइल में व्यस्त थी। कहां व्यस्त थी? मोबाइल में। 3-4 बार आवाज लगाने के पश्चात भी उन्हें नहीं पता चला कि कोई व्यक्ति उनके दरवाजे पर खड़ा है और एक लंबे समय से क्या कर रहा है? आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। सोचिए, कोना दुनिया में खोए रहते हो आप लोग। सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती, सब ऐसी होती है, चौपट हो जाती है। बता, वो टीवी में घुसल होगी। अरे बकलोलिया, टीवी में तो घर में रहोगे तो होश नहीं रहेगा। आप लोग सुनते हैं आजकल पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। बताओ, आपके घर में 24 घंटा में 24 घंटा टीवी ऑन रहेगा तो आपके बच्चे पढ़ पाएंगे क्या? कभी नहीं। बाबू, बबुआ एंड बबनी लोग, आप लोग इस बात को ध्यान और अपने मन में बैठा लीजिए कि बच्चे तभी अच्छा करेंगे जब पेरेंट्स को त्याग करें। हाँ, पेरेंट्स अगर बच्चों को कुछ अच्छा बनाना है तो आपको उसके लिए खुद त्याग करना होगा। लेकिन क्या आज के पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बताओ, खुद 24 घंटा टीवी ऑन करके रखते हैं और बच्चों को थूरते रहते हैं कि रे बकलोलवा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा पढ़वे नहीं करता है। कौन सी पढ़ेगा तुम्हारा बच्चा? आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे जीवन में सफल नहीं होंगे, ये आप मुझसे लिखवा लो। आपको अगर अपने बच्चों को कुछ बनाना है, परिवर्तन करना है, अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, बहुत तो सबसे पहले स्वयं में त्याग की भावना लानी होगी। आप चलाइए ना टीवी, समाचार सुनिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए। अब ये क्या दिन भर लगे रहो भाई? इस स्थिति में अब आपके घर में, अब आजकल के टीवी भी ऐसे आए भाई, चला दो, कितना भी साउंड कम करो, वो क्या होता है, पूरे चारों तरफ गूंजता है। इस स्थिति में क्या बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग पाएगा? आप कि समाज में कोई बच्चा ऐसा हो जिसने जीवन में सफलताएं अर्जित की। एज एग्जांपल समझिए, किसी ने यूपीएससी या बीपीएससी की परीक्षा पास की हो, आप उनके पास जाइए और उनके पेरेंट्स से या उनके बच्चे से पूछिए कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या क्या किया, या फिर आपके माता पिता कैसे क्या करते थे जो कि आज आपने यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की है। तो आप वहां पाओगे कि जितना त्याग उस बच्चे ने किया है उससे दुगुना त्याग उसके माता पिता ने उसके लिए किया था। जैसे मुझे ले लो, हम कोना दिन स्कूल जाते थे ना सुबह 6 बजे, तो मेरी मम्मी 5 बजे सुबह नाश्ता बना के खिला देती थी। आजकल की महिला लोगों का शिकायत सुनोगे, हमारा बच्चा खाता नहीं है, सुने हो कि नहीं? बोलेगा खाइबे नहीं करता है, एको को रोटी नहीं खाता है। हाँ, तू लोग भी सुन ले, काम देगा फ्यूचर में। एको को नहीं खाता है, खाएगा कहां से बकलोलिया? न तो खिलाइबे नहीं करेंगे। कोनो बच्चा, हम लोग खाते थे ना, मम्मी लाठी लेके पड़ल रहती थे, ओ खाएगा कि नहीं? बताओ, 5 बजे भोरे रोटी सब्जी बना देती थी, और स्कूल 6 बजे 5 बजे 5:30 बजे खिला देती थे। आजकल का माई लोग बनाएगी ना, 9 बजे पहले मेकअप करेगी। तो ये सब चीज वो समस्या है ना।
आप शिद्दत वाला प्रेम आपको है ही नहीं अपने बच्चों से। हाँ, अब जब बच्चे बड़े, यही बच्चे जब बड़े होंगे तो आप बोलोगे ए देखो हमरा छोड़ के चला गया, तो कौन करेगा? तुरा आरती दिखाएगा? तू कौन सी की थी? आपने क्या किया था? आपने वही किया भाई, बचवा स्कूल जा रहा है, हम मोबाइल में बतिया रहे हैं। ये जो चीजें हैं ना कहीं आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहा है। अभी भी है वो, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्यागने को सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे बच्चे ही भविष्य में अपने माता पिता, समाज के साथ साथ अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करते हैं। तो चले पॉइंट पे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अकबर का खतना संस्कार हुआ। अभी बकलुआ तभी से पूछ रहा है सर ये खतना संस्कार का, तू कोना मौलवी जी के पास जाना, गांव टोला मोहल्ला में होगा ना जी। हाँ, रास्ते में मस्जिद है, हाँ मस्जिद जाओगे वहां पूछ लेना, मौलवी साहब होंगे ना, उनसे मिलना और पूछना कि बताइए ये खतना संस्कार कौन सी होता है, वो बता देंगे तुमको। ठीक। अब देखिए 1246-47 में जब अकबर 5 साल का हुआ तो उसके पिता हुमायूं ने उसके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की कि अब मेरा बेटवा पढ़ेगा। सुने हो ना, हमारा बबुआ डीएम हुई है, सीएम हुई है, और कौन चीज वो जीएम हुई है, और ओकर बाद हिंद देश के पीएम हुई है बकलोलवा ने। तो अब बगलोलिया सब सुतले रहेगी, माई लोग 9 बजे यार बोलेगा हमारा बेटा पीएम हुई है, डीएम हुई है ना, सुलेशन पियक्कड़ होगा, है ना, और कौन चीज सीटी बजाएगा कौन गली मोहल्ला में। अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है, उसको 6 बजे कोचिंग जाना है, तो उसके लिए बच्चा को 5 बजे जगना है, तो उसकी माँ और उसके पिताजी को कितने बजे जगना होगा? 4 o'clock में। तभी बाबू, अब आप सोए हुए हैं, बच्चा रेडी होके स्कूल गया, तो वो बच्चा पता उसके मन मस्तिष्क पर कैसी छवि बनेगी आप समझ सकते हो। हाँ, तू लोग ऐसा पेरेंट्स ना बनना, शपथ लो। हाँ, बबुआ बबनी लोग, तू लोग भी शपथ लो, तू ही लोग तो चौपट करेगी फिर भविष्य। हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद जो है उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। देखिए हुमायूं कितना मतलब संकल्पी व्यक्ति था। उसने क्या किया, एक शिया मुसलमान और एक सुन्नी मुसलमान, कौन मुसलमान? एक शिया मुसलमान और एक सुन्नी मुसलमान को अकबर के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। शिया मुसलमान कौन था? बैरम खान। कौन था? बैरम खान, नॉट खान, बैरम खान, है ना। और सुन्नी मुसलमान था पीर मोहम्मद। ये दोनों को उसने अकबर के गुरु के रूप में क्या किया? नियुक्त किया। अकबर के जीवन पर दोनों का प्रभाव था। हालांकि अकबर को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। हाँ, अरे मन लगे या नहीं लगे, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी आई ना अकबर के जीवन में जिसने उसे पढ़ने नहीं दिया। अब आप ही बताओ, एक साइड ऐसा हो जाए कि आप स्कूल जा रहे हो और दूसर का साइड ऐसा हो कि घर का कामों करना है आपको आके, तो क्या ये काम सरल होगा? ना, सरल नहीं होगा। तो हम दो चीजों में जब ध्यान बटाएंगे ना तो हमारे लिए दोनों बेकार हो जाएगा। तो अकबर बचपन से ही इस चीज को समझ चुका था, इसलिए बोला किताब उताब साइड रखो, हमें तो तलवार चलाना है, घुड़सवारी करनी है, निशानेबाजी करनी है, शिकार करना है। बचपन से ही अकबर को इन सभी चीजों में रुचियां जाग गई। वो जानता था, कहते हैं ना कि वो कौन सी कहावत है जी, बताओ सुना है? कौन सी भूल गए, छोड़ हटा, कौन सी था, याद है तुम लोग को? बचपन से ही उसमें किसके लक्षण दिखने लगे थे? एक बहादुर बालक के लक्षण दिखने लगे थे। हाँ, पूत का दांत की पल्ले में दिखने लगता है, इसी टाइप का कोई कहावत है ना। तो बचपने से उसको किसमें रुचि थी? शिकार, तीरंदाजी, निशानेबाजी और घुड़सवारी।
एक शासक में यही तो होना चाहिए। पढ़ा लिखा लिखल का होके कौन चीज करेगा, टिप्पा लगा लेगा भाई। उसको तो युद्ध लड़ना है ना, उसको रणनीतियां बनानी है युद्ध से संबंधित। इसलिए हुमायूं ने बचपन से ही इन सभी चीजों पर ध्यान देना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो है 1551 में 1551 में जब वह 9 वर्ष का था, 9 ईयर, ओनली 9 ईयर। अब आप सोचिए हमारे यहां 9 ईयर के बच्चे कितना बजे बड़ा होगा, आई साइज के। हाँ, ये एकरा से ज्यादा ना होगा जी, वही एकरा से बड़ा होगा तो हमरे इतना बड़ा हो जाएगा। हम 9 साल के नजर आ रहे हैं आपको, बुढ़ाऊ हो गए। हाँ, अब बुढ़ा गए बहू। तो क्या बता रहे थे आप लोगों को, 9 साल में ही उसके पिता ने देख लिया कि भकुआ को पढ़ने में मन ना लगता। ये तू ही लोग के तरह बकलोलवा है, लेकिन तू लोग डबल बकलोलवा है। काहे कि तू लोग को पढ़ने में भी मन नहीं लगता, कोनो दूसरे का काम में भी मन नहीं लगता। हाँ, आप पता है मुझे कोना काम में मन लगता है। हाँ, अरे बबुनी लोग देख लो, हाँ ना पढ़ेगी तो इधर जितना मंगड़ीला सब है ना, वही सब तुम लोगों के नसीब में आएगा, सब छटल का सब। हाँ, सब ग्रुप डी निकालेगा बिहार पुलिस, उठा उठा के ले जाएगा तुम लोग को। बबुआ बोलेगा तुम्हारा बाबूजी पूछी करेगी, जा नौकरी है सरकारी नौकरी, चल जो। तो ये सब चीज का क्या रखना, आपको पढ़ लो, लड़की लोग खास तौर पे पढ़ लो, ना तो वो चौपट हो जाएगी। वो रहेगा एकदम गुलाब जामुन के साथ कौन चीज बोलते हैं उसको, स्पॉन्ज, छेना पाइस। हाँ, वही रसगुल्ला व्हाइट वाला, ठीक समझ लो। तो क्या बता रहे थे आप लोगों को, तो 9 साल के उम्र में ही हुमायूं ने उसको क्या देना स्टार्ट कर दिया, प्रशासन का भार देना स्टार्ट कर दिया। 9 साल में ही उसको गजनी का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, और उसने बड़ी बहादुरी से अपना यह कर्तव्य निभाया, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उसने दिखा दिया कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो भी उस साइड से आक्रमण हुए ना, 9 से 10 साल के उम्र में ही उसने उन सभी आक्रमणों का क्या किया, गजब तरीके से जवाब दिया। हुमायूं उससे प्रसन्न हुआ। 1555 के मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी हुमायूं जो है अकबर को साथ लेकर चला, और इस युद्ध में भी अकबर ने क्या किया था, बड़े वीरता से युद्ध लड़ा। उसने दिखा दिया अपने पिता को कि वह एक अभागे पिता का वीर संतान है। 1555 में सरहिंद के युद्ध में भी उसने सिकंदर सूर की सेना को धूल चटाई थी। जब हुमायूं दिल्ली का दोबारा शासक बना, तो उसने सरहिंद के युद्ध के जीत का श्रेय अपने पुत्र अकबर को दिया। कोना को दिया, अकबर को। हाँ, उसने अपने जीत का श्रेय किसको दिया, वो अकबर को दिया। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, ठीक, तब उसके बाद चर्चा करेंगे। 1546 में अकबर का क्या हुआ, वो खतना हुआ। अकबर का खतना हुआ। उसके बाद यही अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। ठीक, अकबर के पहला गुरु
एक तो बैरम खां था, बैरम खां शिया मुसलमान। हाँ, इसके बारे में आगे हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, इनके बारे में अभी हम लोगों को बहुत कुछ जानना है। दूसरे गुरु का नाम था वो पीर मोहम्मद, जो एक सुन्नी मुसलमान थे। क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। 1551 में क्या बनाया गया इसको? गजनी का गवर्नर, गजनी का गवर्नर। ठीक। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, पढ़ाया था आप लोगों को हुमायूं वाले टॉपिक में। इसमें किसने भाग लिया था? तो तातर खां और नसीब खां। गर्मी है बहुत ज्यादा। तातर खां और नसीब खां, और उसके बाद 1555 में ही किसका युद्ध हुआ? सरहिंद का युद्ध। इन दोनों युद्धों में किसने भाग लिया था? तो अकबर ने भाग लिया था। देखिए, इसके पश्चात जब सरहिंद का युद्ध जीत गया हुमायूं और उस दिल्ली पर उसकी सत्ता स्थापित हुई, तो उसने उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। कहां का सूबा दिया उसने? पंजाब का। हाँ, कहां का? पंजाब का। क्यों? और उस दिया क्योंकि उस साइड से पंजाब की ओर से सिकंदर सूर बार बार, अफगानी शासक सिकंदर सूर बार बार जो है प्रयास कर रहा था, जो अभी अभी पराजित हुआ था। किससे? सरहिंद के युद्ध में। किससे? तो हुमायूं से, है ना। 1555 में क्या बनाया गया इसको? पंजाब का सूबेदार। पंजाब का सूबेदार। 3 पॉइंट्स है 1555 से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। ठीक। अब देखिए, जब पंजाब का सूबेदार बनाया गया तो कुछ ही दिन हुए थे कि उसके बाद जो है अकबर के पिता हुमायूं की दीन पनाह लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वो मर गए। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर लाहौर के पास था। कहां था? लाहौर के पास। तो हुमायूं जब मरा तो उसके मृत्यु की जो सूचना थी ना, उसको छिपा कर रखी गई। क्या? क्यों अब एक सवाल बनेगा कि भाई क्यों छिपाया गया? तो इसका रीजन था, इसका वास्तविक रीजन था, ऐसी आशंका जताई गई थी कि अगर हुमायूं के मृत्यु की सूचना विद्रोहियों को मिल जाए, खास तौर पे उस समय के एक प्रसिद्ध शासक आदिल शाह, तो वह क्या कर सकता है? दिल्ली पर चढ़ाई कर सकता है। और दिल्ली उस समय खाली था क्योंकि अकबर भी दिल्ली पर नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए बैरम खां, जो उस समय का एक प्रमुख जो है अधिकारी था, और मृत्यु के समय हुमायूं ने उससे यह अनुरोध किया था कि आप मेरे पुत्र अकबर को क्या बनाइएगा? शासक बनाइएगा, और आप उसका संरक्षक बनिएगा। दैट मीन्स आप उसकी रक्षा कीजिएगा। अब हुमायूं जो है उनको प्यार से खान बाबा कहकर संबोधित करते थे। तो बैरम खां की एक उपाधि भी थी, जो उसको किसने दिया था? बैरम खां को हुमायूं ने। किसने दिया? वो हुमायूं ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी हुमायूं ने? हुमायूं। मैं हुमायूं का भी नाम लिख देता हूं, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि खान बाबा की उपाधि जो है बैरम खां को किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि खान बाबा की उपाधि बैरम खां को किसने दिया? तो हुमायूं ने। किसने बाबू मेरे? हुमायूं ने।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक। तो बैरम खान अब बड़ा चिंतित, भाई शहीद हो गए, अब कैसे करके जो है अकबर को लाया जाए, और ये सूचना किसी को ये पता भी नहीं चलने देना है कि हुमायूं मर गया है। तो उसके समय में हुमायूं के कद काठी का एक व्यक्ति था जिसकी शक्ल हुमायूं से मिलती थी, जिसका नाम था वो मुल्ला बेगसी, मुल्ला बेगसी। इसी मुल्ला बेगसी को हुमायूं का कपड़ा पहनाया गया है ना, कपड़ा पहना के उसको, उसमें एक सिस्टम था, सुबह सुबह झरोखा दर्शन। कौना दर्शन? झरोखा दर्शन। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं, किसका? मुल्ला बेगसी। किसको कपड़ा पहनाया गया? हुमायूं को मुल्ला बेगसी के कपड़े पहनाकर उससे महल के छत से झरोखा दर्शन दिलवाया गया। ये झरोखा दर्शन क्या है? तो बाबू मेरे, ये होता क्या था कि मुगल शासक भोरे भोरे उठे, नहा धो के तैयार हो जाए। अब जनता जो है, जो मुगल शासकों से बहुत प्रेम करती थी, वो एकदम सुबह महल के गेट के आगे खड़ा हो जाते थे, और महल के जो गेट, महल का जो दरवाजा होता था ना, उसके ऊपर एक छज्जा बना होता था, जिस पर मुगल शासक जाकर क्या करते थे? सबको अभिवादित करते थे, सबका अभिवादन स्वीकार करते थे। उसके बाद प्रजा खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती थी, है ना। उसके बाद इसी को क्या कहा जाता था? झरोखा दर्शन। मैं आगे पढ़ाऊंगा। झरोखा दर्शन, तुलादान, सिजदा, पैबोस, ये सारी प्रथाएं हैं आगे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो किसको बना बैठाया गया, मतलब किसको हुमायूं के कपड़े पहनाए गए? मुल्ला बेगसी नामक एक व्यक्ति को। किसको बाबू मेरे? मुल्ला बेगसी नामक एक व्यक्ति को हुमायूं के कपड़े पहनाकर क्या किए गए? उससे झरोखा दर्शन दिलवाया। अब देखिए बैरम खान ने क्या किया, अब सब कुछ टिका था बैरम खां। क्यों? क्योंकि उधर आदिल शाह का सेनापति हेमचंद्र उर्फ हेमू, है ना, जो अलवर, राजस्थान में एक जगह है बाबू मेरे, अलवर, वहां का रहने वाला था। अलवर के रेवड़ी नामक स्थान का। अब जाति से वह एक बनिया था। हाँ, जाति से कौन सी था जी? बनिया। मैं भी बनिया हूं। हाँ, हेमू क्या था? जाति से बनिया था। उसी को आदिल शाह ने अपना वजीर और सेनापति दोनों नियुक्त किया था। और हेमू ने अपने जीवन में आदिल शाह के लिए कुल 24 युद्ध किए। कितने युद्ध बाबू? 24, 24, और 22 में उसे विजय प्राप्त। तो आप कल्पना कर सकते हो कि यह बंदा कितना बहादुर होगा कि इसने 24 युद्ध लड़े, और उसमें से 22 में किसको जीत दिला दी? आदिल शाह को जीत दिला दी। अब उसी समय जो है हेमू तैयारी कर रहा था किसकी? तो दिल्ली पर आक्रमण करने की। तो थोड़ी सी भी अगर उसको आशंका हो जाती कि हुमायूं क्या हो गया है, मारा गया है, तो फिर तो भाई चौपट था। लेकिन उसको पता चल गया। अब भाई इस चीज को आप छिपा कर रख सकते हो, कितना दिन तक छिपाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 17 दिन तक इस बात को छिपा कर रखा गया। लेकिन 17वें दिन किसको पता चल गया? हेमू को पता चल गया। वो एक विशाल सेना के साथ निकला। इधर जो है बैरम खां क्या कर रहा था? बैरम खां एक छोटी छोटी टुकड़ी भेज रहा था अकबर के पास। एक छोटी सी सेना के साथ वो निकला। किसके पास? अकबर के पास। अब उसने पीछे सेनापतियों को यह निर्देश दिया कि आप छोटी छोटी सैनिक टुकड़ी लेकर कहां आए? मेरे पीछे पीछे आए।
एक साथ नहीं निकलना है, क्योंकि अगर हम एक साथ निकलेंगे तो राज्य में सभी को पता चल जाएगा कि हमारे शासक की मृत्यु हो गई है या फिर कोई ना कोई बात तो जरूर है। तो इस कारण से उसने क्या किया, छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर उसे वो ले चला। उस समय वो अकबर कहां था, लाहौर में। वो गया अकबर के पास। 14 फरवरी को जो है अकबर को पता चला कि उसके पिता की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है बेचारा। अब बताइए 13 साल 4 महीने का था वह जिस समय उसे उसके पिता की मृत्यु का समाचार मिला। अब आप कल्पना कीजिए ना, एक बालक ऐसा जिसने जन्म लेते ही जिसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, सदैव कठिनाइयां उसके समक्ष मस्तक टिकाए खड़ी रही, और आज वो मात्र 13 वर्ष 4 माह का है और उसे पता चल रहा है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं। चला वह बैरम खां के साथ, कहां, दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर जब वो चला तभी बैरम खां को यह सूचना मिली कि भाई हेमू ने आगरा को जीत लिया है। हेमू ने किस पर कब्जा कर लिया है, हेमू ने आगरा पर कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया, आगरा पर कब्जा जमा लिया। कब्जा जमा लिया। अब बैरम खां परेशान, ये का हो गया ससुरा, ये तो चौपट हो गया। बोलो भाग भाग भाग, जल्दी दिल्ली की तरफ भागो और जल्दी से दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमें हर हाल में दिल्ली को बचाना है। ये लोग बोला तू लोग जाओ, सैनिक लोग जल्दी दिल्ली को। उसने ताती बेग नामक जो दिल्ली का वो सूबेदार था उसको भेजा सेना के साथ। ताती बेग अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा, और इसने देखो बैरम खां ने क्या चालाकी की, उसने फटाक से गुरदासपुर के पास, गुरदासपुर के पास एक जगह था कालानूर। कहां पर, गुरदासपुर के पास कालानूर नामक स्थान में क्या किया, 14 फरवरी 1556 को उसका राज्याभिषेक कर दिया। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। क्योंकि जब तक किसी शासक का राज्याभिषेक नहीं होता है ना, उसे शासक नहीं माना जाता। जब राज्याभिषेक, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है वो राज्याभिषेक में। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ पगड़ी पहना दिए या फिर मुकुट पहना दिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। उसके पश्चात ही उसे राजा या बादशाह माना जाता है। हाँ, मुगल शासक अपने आप को बादशाह कहते थे, और इस प्रथा को चलाने का श्रेय बाबर को जाता है। कहां, कौन से युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो है बादशाह का पद धारण किया? काबुल को जीतने के बाद। काबुल को जीतने के बाद ही बाबर ने स्वयं को क्या कहा, बादशाह का। मिर्जा का पद त्याग दिया और उसने स्वयं को क्या कहा, बादशाह कहा। हाँ, अपने राज्याभिषेक के पश्चात अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? देखो कौन सी उपाधि धारण की उसने, गाजी। पूरा जलालुद्दीन मोहम्मद गाजी, है ना। और उसने बैरम खां को भी एक उपाधि दिया।
बैरम खां को क्या दिया, एक उपाधि दिया। कौन सी उपाधि? खान ए खाना, है ना, खान ए खाना। आप लोग सुनते होंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रसिद्ध कवि साहित्यकार रहीम का, अब्दुल रहीम खान खाना का। है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना। आप रहीम के बारे में जानते हो कि बहुत सारे दोहा जो है उन्होंने लिखा है, बहुत सारे दोहा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। खुद उन्होंने बाबरनामा फारसी भाषा में तुजु के बाबरी का अनुवाद भी किया था। किसने? अब्दुल रहीम खाना ने। वो बैरम खां के ही पुत्र थे। किसके पुत्र थे वो? बैरम खां। बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाना, है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारे दोहे हैं, वो सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। हाँ, बताएंगे आगे, है ना, हिंदी वाले सेशन में आप पढ़िएगा वहां। तो बैरम खां को कौन सी उपाधि थी? खान ए खाना। और उसे अब वजीर या प्रधानमंत्री जो बोलिए उसे उसके पद पर नियुक्त किया गया। ठीक। और संरक्षक तो पहले से था। बैरम खां ने जो है, बैरम खां को अकबर के संरक्षण का पद कहां से मिला था? जब अकबर को पंजाब का सूबा दिया गया, पंजाब का सूबेदार बनाया गया। उस समय से लेकर, है ना, 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। चर्चा करेंगे आगे। तो अब बैरम खां चिंतित, बैरम खां ने ताती बेग को सेना के साथ भेजा था। कहां? दिल्ली को बचाने। ताती बेग गया, लड़ा, लेकिन पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित हो गया। वो फुल स्पीड में भागा। भाग बबुआ भाग, ये हेमू पटक पटक के मारेगा। कहा कि हेमू जो है ना बड़ा एकदम भयानक था। बुजोना को पकड़ता था, कूच कांच के बराबर कर देता था। ऐसे तो नहीं ना जीता है वो। 22 युद्ध जीतने का मतलब समझ रहे हो ना, कि टैलेंटेड बंदा था, बहादुर, है ना। हाँ, एगो आएगा बंदा बहादुर, पढ़ाएंगे आगे। अभी वो सब में मत भटका हुआ, वो बंदा बहादुर। तो क्या हो गया? अब देखिए क्या किया यहां पे। ताती बेग पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ? दिल्ली का सूबेदार, दिल्ली का मुगल सूबेदार, दिल्ली का मुगल सूबेदार ताती बेग हेमू से पराजित हुआ, पराजित हुआ और भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। भाग गया। उधर से बैरम खां, उधर से बैरम खां मुगल सैनिकों के साथ लौट रहा था कि समरकंद के पास, कहां पर वो? समरकंद के पास उसकी मुलाकात किससे हुई? ताती बेग से। समरकंद के पास उसकी मुलाकात किससे हुई? ताती बेग और अन्य मुगल सरदारों से हुई।
है ना। कौन कौन मिला? ताती बेग मिला और अन्य आगरा के सूबेदार, ग्वालियर के सूबेदार, इन सभी के सूबेदारों की मुलाकात कहां हुई? समरकंद में हुई। किससे? तो भाई कोना से हुआ बबुआ? बैरम खां से। देखिए इस समय तक जो है ना दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित हो चुका था। किसका? हेमचंद का। किसका? हेमचंद उर्फ हेमू, है ना। हेमू का क्या हो चुका था? आधिपत्य स्थापित हो चुका था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कहां की गद्दी पर? और मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक, है ना, कोना लास्ट शासक कोना था जी? तो हेमचंद था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और किसकी गद्दी पर बैठा? दिल्ली की गद्दी पर। लिख देते हैं दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर हेमू विराजमान हुआ। कौन विराजमान हुआ? हेमू विराजमान हुआ। उसने एक उपाधि धारण की, पता है कौन? उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब समस्या था, सारे सरदार लोग भागकर बैरम खां के पास समरकंद पहुंच चुके थे। अब दिल्ली पर किसका कब्जा? हेमू का। किसका? हेमू का। अब भाई माथा में हाथ रख ले है, मुगल सेना में हाहाकार मच गया कि भाई ये कौन सी हो गया, ये तो चौपट हो गया, अब हम कहां जाएंगे। तो मुगल सैनिकों से या सरदारों से बैरम खां ने पूछा कि बताइए भाई अब कौन काम किया जाए, अब तो दिल्ली में हमारी सत्ता समाप्त हो गई है, तो क्या किया जाना चाहिए। तो ताती बेग कह रहा है कि एक काम करते हैं बैरम, वजीर आला एक काम करते हैं। बोला कोना काम? चलिए अब घूम के काबुल चलते हैं, अब दिल्ली जाएंगे तो मारा जाएंगे। बोला हाँ सच में? सुन बाबू सुन, इधर आ। बुलाया उसको, बुलाओ थोड़ा, तुमको इनाम दे दे। सुन बढ़िया तू सलाह दे रहा है फ्री में करोड़ों का। आओ। निकाला खचाक से तलवार, उसका मुंडी उड़ा दिया। किसका? ताती बेग का। और अब पूछ रहा है कि बताओ कुनावर को काबुल जाना है? अरे चोनहर, काबुलवा हमारा हाथ में है। हाँ बकलोलवा रहे तो वहां तो दूसर का कब्जा जमैले हैं और काबुल जाएंगे। बाबर यही ले आया था इंडिया काबुल जाने के लिए। बकलोल है तो कोना कोना काबुल जाएगा, हाथ उठाओ। अब डर से कोना हाथ उठाएगा? बोला देखिए अब हमको मरना और जीना यही है, चाहे हम मरे चाहे जिए। यहां से अगर काबुल कुछ जाएगा ना तो वनली हमारा लाश जाएगा, जिंदा तो हम काबुल जाने वाले नहीं। इससे क्या हुआ? उसने बहुत सारे मोटिवेशनल बातें कही जिससे सेना में और सरदारों में उत्साह का संचार हुआ। सारे सरदारों ने मन बना लिया कि भाई अब मरे या जिए, लेकिन कहां रहना है? दिल्ली में रहना है। अब मरेंगे तो दिल्ली में मरेंगे और जिंदा रह गए तो दिल्ली में रहेंगे। यहां से एक स्ट्रेटजी बनाया बैरम खान ने, एक योजना बनाई। बोला चल पहले पानीपत के मैदान में अपनी सेना खड़ा करो, जहां आज से कुछ साल पहले हमारे बादशाह के दादाजी जो है, क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर। हाँ जहीरुद्दीन जो है मोहम्मद बाबर, मिर्जा बाबर, उसने अपनी सेना खड़ा की थी। बोले चलो देखते हैं हमारे भाग्य का फैसला अब वही होगा। बैरम खान ने मुगल सैनिकों को कहां लाकर खड़ा कर दिया? बैरम खान ने मुगल सेना को
को पानीपत के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए सेम 1526 वाला इतिहास दोहरा रहा है। बताइए अब हेमू की सेना आगे आ रही है विशाल सेना तोपों के साथ। 5 नवंबर 1526 को हेमू और किसकी सेना भिड़ी? अकबर की सेना। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां। ये याद रखिएगा, है ना। बैरम खां क्या था? सेनापति था। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था बाबू मेरे? बैरम खां। बगलो अकबर छटपटाइले था कि ये कौन ची हो गया यार, हम अभी बैठवे किए है ना। बैरम खां ने किया था। बोला अजीब हाल है, ये बगलवा 13 साल 4 महीना का था ही, इतना भयानक शासक जो है इस पे आक्रमण कर दिया। अब बताओ ये पगलेले है कि भाई हमारा तो खेलने कूदने का उम्र है, ये कौन सी हो गया, है ना। लेकिन खेलने कूदने की उम्र से पहले ही 1551 में उसका विवाह हो गया था। किससे? मात्र 9 साल का था तब। उसके चचा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से। हाँ, उसकी पहली पत्नी का नाम पूछता है, बीपीएससी ने कई बार पूछा है। बीपीएससी ने यह सवाल कई बार पूछा है कि बताइए अकबर की पहली की पत्नी का कौन सी नाम था? हाँ, तो क्या नाम था? रुकैया बेगम। अब पानीपत का दूसरा युद्ध स्टार्ट हुआ। काहे इसको पानीपत का हम दूसरा युद्ध कहते हैं? काहे कि बाबू इसके पहले पहिलका युद्ध हो चुका था। पहिलका युद्ध किसके समय में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, यही मैदान में तो हुआ था। इसलिए इसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते थे और इसको हम दूसरका युद्ध कहेंगे। दूसरका युद्ध किसके बीच हुआ? बैरम खां और हेमू के बीच। हालांकि था शासक अकबर था, लेकिन युद्ध किसके बीच लड़ा जा रहा? बैरम खां और हेमू के बीच। बैरम खां और किसके बीच? हेमू के बीच। अब देखिए बैरम खां एगो कविता सुनाता है। किसको? अपने सैनिकों को। एगो अपनी योजना बता रहा है कि बाबू मेरे सुन लो पहले ही कविता। बोल रहा है, सुनो का। चलाओ न तरकस से बान रे, चलाओ न तरकस से बान रे, चाहे चल जाए हमरा जान रे। अभी बढ़ने दो हेमू का अभिमान रे, युद्ध के मैदान में बढ़ने दो हेमू का अभिमान रे। चलाओ न तुम तरकस से बान रे, 6 घंटा के बाद तुमको मौका मिलेगा चलाने को बान रे। देखिए क्या कहना चाहता है वो इस कविता के माध्यम से। उसने कहा कि मेरे सभी प्रिय सैनिकों और जितने भी सूबेदार, आपको 6 घंटा तक जो है आप में जितने तीरंदाज है ना, सब सुतल रहना। तुम लोग 6 घंटा तक आपको एक भी बाण नहीं चलाना है, चाहे खून की नदी काहे नहीं बह जाए, मैं भी क्यों ना मारा जाऊं। देखिए बैरम खां कैसे उत्तेजित कर रहा अपनी सेनाओं को। बोल रहा है बबुआ हम मर जाएंगे ना तब भी तुम बाण न चलाना। कितना देर? 6 घंटा तक तुम सब्र करके रहना। और जैसे अहेमू को लगे कि भाई अब जो है क्या करना है, अब इसके पास जो है ऐसा मतलब हुआ क्या, जब 6 घंटा युद्ध हुआ और 6 घंटा तक एक भी बाण नहीं चला, तो हेमू हाथी पर बैठल था। कौन सी पे? हाथी पे। उसको अभिमान हो गया, वाह बाबू हम तो सुने थे कि अकबर की सेना में या मुगल सेना में ढेरी बड़का बड़का तीरंदाज, सब झूठी कहावतें थी। बोला यहाँ तो एको को तीर नहीं चल रहा, ये झूठो हमको डरा रहा था। उतर भाई। वो एकदम हनहना के निकला, 8 हेला दो हमारी हाथी, हमारा हाथी को एकदम पूरा सैनिकों के बीच।
6 घंटा तक बैरम खां इंतजार करता रहा, उसके तीरंदाज इंतजार करते रहे कि अब भाई हमरा कब मौका मिलेगा, हम लोग को काहे नौकरी पे रखा रे चोट्टा, बताओ काहे रखल है। वो बेचारे का वो सब परेशान, अरे हमको भी मौका दो। बोला बबुआ तुम रुको। अब देखो ये वो जो वो मतलब जो तौप लेके आया था हेमू बड़का बड़का, अब बच गया। हेमू के बगल से, सॉरी बैरम खां के बगल से वो गोला निकला सूट से, उड़ते उड़ते बचा। बताइए तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जैसे जो है हेमू बेफिक्र हुआ, इसके पास तो एको को तीरंदाज नहीं है, चल हिलाओ। अब बैरम खां बोला निकलो मेरे वीरो, सब हनहनैले निकला। जैसे देखे मिट्टी के नीचे से कभी चूहुआ को निकलते हुए देखे, पानी डालोगे ना तो बिलबिला के निकलेगा एकदम फुल स्पीड में, वैसे सारे तीरंदाज निकले और उसने चारों तरफ से हेमू को क्या किया, घेर लिया और एकदम कई राउंड तीर चलाया। उसी में से एगो तीर हेमू के एगो आंख में जाके लगा, हेमू गिरा धड़ाम से, हाथी से गिर गया नीचे। जब हाथी से नीचे गिरा और वो घायल हो गया तो उसके महावर्त, उसकी सैनिक उसके बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों ने उसे क्या किया, वहां से बचा कर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसकी सूचना किसको मिली, सैनिकों को मिली, हेमू की सेना को, हाहाकार मच गया। सेना में क्या हो गया, सेना उल्टा मुंह भागना स्टार्ट किया। देखे हो ना आप लोग, युद्ध में सेनापति ही सब कुछ होता है बबुआ, सेनापति खत्म युद्ध खत्म। बाहुबली देखे हो ना, ये वो खाली तीर झंडा जो है देखते हो माहिष्मती का क्या होता है, गिरता है और उसकी कालके की का झंडा जैसे लहराता है, क्या होता है, माहिष्मती की सेना में हाहाकार मच जाता है। तो कुंजी करता है बाहुबली, एक बोलता है ना कि क्या है मृत्यु, वो अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते। बिल्कुल बैरम खां भी वैसे ही अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है और अंततः हेमू घायल होता है, नीचे गिरता है, उसको पकड़ लिया जाता है, कैद में रहकर उसको बैरम जो है अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां अपने तलवार से बैरम खां उसका धड़ सर से अलग कर देता है। और इसी के साथ अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध जीत जाता है। अब एक बात बताइए कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध अकबर जीता, तो इस युद्ध का श्रेय किसको जाएगा, किसको जाएगा बाबू मेरे, तो पूरा श्रेय जाएगा बैरम खां को। अगर बैरम खां के जैसा योग्य सेनापति अकबर के पास नहीं होता तो शायद हमें इतना लंबा चौड़ा जो मुगल शासकों का दौर है ना, वो दौर था बचपन का, ये अकबर के जवानी का दौर है भाई, सब खत्म हो जाता, कोना अकबर आपको दिखने वाला नहीं था। तो ये अकबर के दौर का जो इतिहास है ये किसके कारण बना, एब्सोल्युटली 100% राइट। किसके कारण बबुआ मेरे, तू बहुत होशियार है। तो किसके कारण, बैरम खां के कारण। कब हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, लिखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, बोलो बबुआ लोग, तू लोग बोल बताओ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। अब पुनः दिल्ली पर उसकी सत्ता क्या हो गई, स्थापित हो गई, वह पुनः दिल्ली का शासक बन गया, है ना। अब देखिए इसके पश्चात अकबर कौन सी करेगा, कौन सी करेगा, बताओ बबू वालों। गर्मी बहुत है,
इसके बाद अकबर जो है ना एक शासक था जिसको सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया था, सिकंदर सूर। वो पंजाब में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था, उसी को तो सही ठिकाने लगाने के लिए हुमायूं ने भेजा था अकबर को, और उसी क्रम में क्या हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो अब उसको सबक सिखाना है, कहा कि वो बकलुलवा परेशान कर लेता। तो इसलिए अकबर ने खिज्र खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, खिज्र खां, एक सेना भेजा, खिज्र खां के नेतृत्व में एक सेना भेजा, किसके पास, सिकंदर के पास, सिकंदर सूर से लड़ने के लिए, सेना भेजी या सेना भेजा। अब देखिए इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में आदिल शाह ने, किसने, आदिल शाह, जिसका सेनापति कौन था, हेमू था। उस आदिल शाह ने किसका साथ दिया, सिकंदर सूर का। आदिल शाह ने किसका साथ दिया, आदिल शाह ने किसका साथ दिया, सिकंदर सूर का साथ दिया। किंतु युद्ध में वह मारा गया। क्या हो गया, किंतु युद्ध में वह मारा गया। वह मारा गया और सिकंदर सूर पकड़ा गया। क्या हो गया, सिकंदर सूर पकड़ा गया। उसे अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अकबर ने क्या किया, उसे माफ कर दिया। बुढ़ऊ हो गया था, मतलब जीने दो भाई, जी लेने दो, अब कुछ साल तो बचा है इसकी जिंदगी, जी लेने दो, है ना। उसे माफ कर दिया और उसे क्या किया, बिहार का जागीर प्रदान कर दिया। किसका जागीर, सिकंदर सूर को माफ कर दिया। सूर को क्या किया, माफ कर बादशाह अकबर ने, बादशाह ने उसे क्या दिया, बिहार का जागीर दिया, बिहार का जागीर दे दिया। हाँ, जहां 1559 तक सिकंदर सूर ने क्या किया बाबू मेरे, शासन किया, और 1559 में ही उसकी क्या हो गई, वहां मृत्यु हो गई, है ना। ये जिसके बाद सूर वंश का पूरी तरह से अंत हो गया। वह अपने वंश का अंतिम व्यक्ति था जिसने क्या किया था, दिल्ली पर शासन किया। इसी के साथ अकबर के जितने भी विद्रोही थे बाबू मेरे, सब के सब क्या हो गए, समाप्त हो गए, जो बाह्य विद्रोही थे। अभी आंतरिक विद्रोह का दौर बचा हुआ है। हम लोग अकबर के दौर को, अकबर के शासन काल को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। इतिहासकारों ने इसे 3 प्रमुख दौर में बांटा है। इसके पीछे का कोई कारण है बाबू मेरे। पहला दौर 1556 से 60 का है, दूसरा दौर 1560 से कितने का, आप बताओ, कोई आइडिया है तुम लोगों को। 1560 से 1564 तक का, और तीसरा जो दौर है ना वो 1564 से 1605 यानी अकबर के मृत्यु तक का है। पहला दौर को हम कहते हैं बैरम खां के प्रभुत्व का दौर।
1556 से 1560 के दौर को हम बैरम खां का दौर कहते हैं। 1560 से 1564 को पर्दा शासन का दौर, पेटीकोट का दौर या फिर मुगल हरम का दौर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया ऐसा? क्योंकि इस काल में 1560 से 64 के बाद जब अकबर बैरम खां से मुक्त हुआ ना, तो वह मुगल हरम की महिलाओं के संपर्क में आए और उस पर उस समय मुगल हरम की महिलाओं का जो है प्रभुत्व था। इसलिए इस दौर को हम लोग कई नामों से जानते हैं। और 1564 से 1605 को हम लोग, है ना, अकबर के उत्कर्ष का दौर कहते हैं। तो बाबू मेरे, अगले क्लास में हम लोग इन तीनों दौरों का एक एक करके क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आज का क्लास यही रहने देते हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं हम।